मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। डियर स्टूडेंट्स, एकदम आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं जिसका नाम है डीजे सर। आप लोगों को आपकी ऊंचाई तक पहुंचाने वाला चैनल है डियर स्टूडेंट्स। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज। देखिए, आप साल भर कैसे पढ़ते हैं ये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन हाँ, लास्ट के आप 2-3 महीने आप कैसे पढ़ते हैं ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग के पास 2 महीने का भी समय नहीं बचा है देखा जाए तो एक तरीके से। समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है, कब आपका एग्ज़ाम आ जाएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, और प्री बोर्ड तो आपके सर पर है ही। तो बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए, कंटिन्यूअसली स्टडी कीजिए और रेगुलरली आपको कम से कम 1 से 2 घंटे जो है डीजी सर चैनल के साथ भी देना पड़ेगा। यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजी सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। तो लिसन्स, यदि टॉपर की लिस्ट में आप जाना चाहते हैं और बेहतर करना चाहते हैं तो आप लोगों को इस चैनल पर समय देना ही पड़ेगा। और वीडियो थोड़ा-सा भी आप लोग के हेल्पफुल लगेगा लिसन्स, जैसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये जो आज का सेशन हम लोग का महत्वपूर्ण जो है वो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जियोग्राफी का ये सेशन है भूगोल के बच्चों के लिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भूगोल के बहुत से विद्यार्थी हमारे परेशान थे कि सर भूगोल का कंटेंट नहीं आ रहा बहुत दिनों से, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा कंटेंट देने में डिले हो जाता है। डिस्टेंस थोड़ा-सा जानते हैं कि टीम वर्क का थोड़ा अभाव है, लेकिन कोई बात नहीं। इस अभाव में भी हम आप लोगों के लिए अपना पूरा बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। और आप लोग इस चैनल के हेल्प ग्रुप में एक काम ज़रूर कीजिएगा कि इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, पहला हम लोग का प्रश्न क्या है डिस्टेंस महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के लिए देखा जाए तो। उड़ीसा के प्रमुख लौह अयस्क खानों के नाम बताइए। देखिए डिस्टेंस, यहाँ पे बात हो रही है उड़ीसा की। तो उड़ीसा के प्रमुख लौह अयस्क खाने कौन-कौन से हैं, कहाँ-कहाँ पर हैं, इनके बारे में बताना है। देखिए दोस्तों, अगर बात हो रही है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी जानते हैं कहाँ पर है? भुवनेश्वर। देखिए, मयूरभंज के बारे में बात करें हम लोग, केंदुझर। देखिए, मयूरभंज जो ये ज़िला है और उसके साथ केंदुझर, जिसे हम लोग केओंझर ज़िले भी कहते हैं, तो लौह अयस्क की उपस्थिति वाले देखिए ये बेल्ट का हिस्सा कहा जाता है। यानी इसमें जो होता है लौह अयस्क जो है बड़े पैमाने पर मिलता है। कौन? मयूरभंज और केंदुझर, ठीक है? ये दोनों के दोनों ज़िले जो महत्वपूर्ण रूप से हैं वो उड़ीसा के हैं, ठीक है? बादाम पहाड़ खान यहाँ स्थित, देखिए यहीं पर एक बहुत ही पॉपुलर न है खान, लौह अयस्क की, जिसका नाम है बादाम पहाड़ खान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं पर से क्या होता है, उड़ीसा का प्रमुख से रूप से लौह अयस्क का जो उत्पादन होता है यहीं पर से मिलता है। देखिए, उच्च वर्ग के लौह अयस्क को पारादीप बंदरगाह के माध्यम से यहाँ से निर्यात किया जाता है। देखिए, जो उच्च वर्ग के जो लौह अयस्क यहाँ से प्राप्त होते हैं उनको क्या किया जाता है? पारादीप बंदरगाह, यानी पारादीप नाम का एक बंदरगाह है यहाँ पर, जिसकी सहायता से यहाँ के जो ये लौह अयस्क होते हैं इनको निर्यात किया जाता है, ठीक है? तो ये पहला जो प्रश्न है डिस्कस बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितनी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आप लोग को मिल रही है, इन सभी प्रश्नों को छोड़िएगा नहीं, नहीं तो पछताना आपको पड़ेगा, किसी और को नहीं। तो भरपूर इसका लाभ उठाइए और दूसरों को भी इससे इस चैनल से लाभान्वित कीजिए, जिसका नाम है डीजे सर। देखिए डिस्कस, दूसरा हम लोग का देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जितने भी प्रश्नों का आपको मिल रहा है जैसा सेशन, इसे छोड़िएगा नहीं बिल्कुल। और इन सभी प्रश्नों को 1 बार, 2 बार, 3 बार जगह यदि आप देख लेते हैं तो बिल्कुल आपके दिमाग से निकलने वाला नहीं है। और एडिशन से इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के पीडीएफ वगैरह को आप यदि पाना चाहते हैं तो आपको एडिशन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक नंबर मिलेगा 950 690 227 नाम का। उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिए। देखिए, दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है जियोग्राफी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नीले कालर श्रमिक किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है, नीले कालर श्रमिक किसे कहते हैं? देखिए, यहाँ बात हो रही है एक नीले कॉलर कार्यकर्ता, जो मज़दूर वर्ग का सदस्य होता है, जो मैनुअल काम करता है। देखिए, बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर नीले कॉलर कार्यकर्ता के बारे में, नीले कॉलर कार्यकर्ता के बारे में। ये मज़दूर वर्ग का ही एक सदस्य आता है, यानी मज़दूर वर्ग को जब हम लोग डिफाइन करते हैं, तो उसी का ही एक सदस्य माना जाता है, नीले कॉलर श्रमिक होते हैं, ठीक है? और अगर बात करें हम लोग इनके बारे में तो 1 घंटे का वेतन अर्जित करता है या काम की मात्रा के लिए टुकड़ा दर का भुगतान किया जाता है। मतलब इसमें ये लोग जो काम करते हैं तो इनके कामों को क्या किया जाता है, टुकड़े वाइज इनका जो दर होता है या इनको जो पेमेंट दिया जाता है, इनके इन कामों को टुकड़े में विभाजित करके इनको पेमेंट मिलती है। ये नीले कालर श्रमिक जो भी होते हैं। देखिए, पहली बार जो नीले कालर श्रमिक शब्द का जो प्रयोग किया गया था सन 1924 में किया गया था। कब किया गया था? शब्द जो था 1924 में पहली बार इस्तेमाल किया गया था। कौन सा शब्द? नीले काले श्रमिक, ठीक है? नीले कालर श्रमिक का जो सबसे पहली बार जो जिक्र किया गया था, कब किया गया था? सन 1924 में। ये सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा इस सन को। और यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर तो पहली बार इस्तेमाल किया गया हरे कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता है जो अर्थव्यवस्था के पर्यावरणीय क्षेत्रों में कार्यरत है। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है।
महत्वपूर्ण रूप से डिस्कशन हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पर तो जो पॉइंट आ रहा है आप लोगों का, ये जो यानी एक हर एक आधा कार्यकर्ता है जो अर्थव्यवस्था के पर्यावरणीय क्षेत्रों में कार्यरत है। अर्थव्यवस्था के पर्यावरणीय क्षेत्रों में, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें करा है। तो इसके क्षेत्र में ये क्या रहता है, कार्यरत रहता है, अपनी जो योगदान होता है उसको देने का ये कार्य महत्वपूर्ण रूप से करता है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 की ओर, और जितने भी प्रश्नों का डिस्कशन आप लोग के साथ किया जा रहा है, डिस्कशन सभी जो प्रश्न है वो एक से बढ़कर एक है, और बोर्ड एग्जामिनेशन में निश्चित तौर पर आप लोग को प्रॉफिटेबल या आप लोग के लिए लाभान्वित होने वाले हैं। तो इसी श्रेणी में हम लोग देखते हैं, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। देखिए तीसरा हम लोग क्वेश्चन क्या है, भारत में मानव विकास सूचकांक की बात हो रही है, तो को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। देखिए मानव विकास सूचकांक को प्रभावित करने वाले जो सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो कौन कौन से हैं, या कैसे किन कामों पर क्या होता है जो मुख्य रूप से मानव विकास सूचकांक जो होता है वो प्रभावित होता है, और इसका जो बताना हम लोग कार्यक्रम सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम बताना है। देखिए दोस्तों, बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ मानव विकास सूचकांक के बारे में, तो मानव विकास देखिए केवल धन से नहीं होता है। ठीक है, ये पार्टिकुलरली बात है कि केवल धन से ही क्या होता है, मानव विकास केवल धन पर ही बेस्ड नहीं होता है। यह तभी संभव है जब मनुष्य की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सभी प्रकार की उन्नति हो। देखिए आर्थिक तो भाई जरूरी है, धन तो जरूरी है, लेकिन आर्थिक के साथ ही साथ व्यक्ति जो है या व्यक्ति विशेष जो है वो तो उसका सामाजिक एवं सांस्कृतिक सभी प्रकार की उन्नति हो, यानी उसमें सामाजिक तौर पर भी आप लोग मतलब व्यक्ति को मजबूत होना होगा, और सांस्कृतिक तौर पर भी इंसान को मजबूत करना होगा अपने आप को। देखिए इन्हीं श्रेणियों में क्या किया गया था, उपनिवेशवाद को जैसे जो थे साम्राज्यवाद हो गया या नव साम्राज्यवाद हो गया, तो ये सभी जो होते हैं कार्यक्रम जो होते हैं वो सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जो मानव विकास सूचकांक को क्या करते हैं, निश्चित तौर पर प्रभावित करते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक सभी प्रकार की देखिए उन्नतियाँ जो होती हैं वो जिम्मेदार होती हैं। देखिए और भी अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो जैसे ऐतिहासिक कारक में अगर देखा जाए तो पार्टिकुलरली जो बहुत पहले से ऐतिहासिक कारक के तौर पर रहे हैं, जिसमें देखिए मानवाधिकार उल्लंघन की बात हो गई, ठीक है, प्रजाति की बात हो गई, लिंग की बात हो गई, धर्म की बात हो गई, और जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव जैसे सामाजिक सांस्कृतिक कारक जो होते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं से प्रभावित करते हैं। यानी जातिवाद की बात हो गई, लिंगवाद की बात हो गई, ठीक, और यहाँ पर धार्मिक धार्मिक बातें हो गई, तो मानव विकास सूचकांक को ये स्वाभाविक तौर पर क्या करते हैं, प्रभावित जरूर करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में। अब प्रश्नों की सीरीज में हम लोग आ गए हैं प्रश्न संख्या चौथे की ओर। देखिए चौथा हम लोग का प्रश्न क्या है, और डिस्कशन से एक बार मैं फिर से आप लोग को बताना चाहता हूँ कि लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बनाने वाला जो चैनल है डिस्कशन, उसका नाम है टीजे सर। तो इस चैनल का खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी इस चैनल से लाभान्वित जरूर कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि डिस्कशन से यूट्यूब पर आप लोग को फ्री क्लासेस मिल रहे हैं, तो इसका लाभ खुद भी उठाइए और दूसरों को भी इन क्लासेस से लाभान्वित जरूर कीजिए। आर्थिक विकास क्या है, देखिए दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर आर्थिक विकास के बारे में। आर्थिक विकास, देखिए आर्थिक विकास से हम लोग बात करें पार्टिकुलरली, तो उस प्रक्रिया से जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों को का कुशलतापूर्वक दोहन होता है। देखिए कुशलतापूर्वक दोहन का मतलब हो गया, जो चीज़ें पैदा हो रही हैं तो एक तरीके से उत्पादन हो रहा है उसका, तो उपभोग तक वो पहुँच जा रही हैं। ठीक है ना, समझिए इस बात को, यानी उत्पादन होने वाली चीज़ों का उपभोग तक वो सीधे पहुँच जा रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है वो उससे आर्थिक विकास होगा ही, स्वाभाविक है। तो आर्थिक विकास से अभिप्राय क्या होता है, उस प्रक्रिया से होता है जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक दोहन कहें या उपभोग कहें, तो उपभोग होता है। ठीक है, साथ ही साथ राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालिक वृद्धि होती है। निश्चित तौर पर ये वृद्धि जो होती है वो बड़े पैमाने पर होती है, और राष्ट्रीय आय जानते हैं कि प्रति व्यक्ति आय जो होता है वो कहीं ना कहीं से राष्ट्रीय आय को निर्धारित करता है। तो ये सभी मिलकर जो होते हैं वो राष्ट्र आर्थिक विकास को कहीं ना कहीं से बढ़ावा देते हैं। ठीक है, और इनके बेस पर जो होता है वो आर्थिक स्तर को भी बढ़ावा मिलता है। जब हम लोग इसमें देखते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें मानव जीवन का जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है कि मानव जीवन का जो स्तर होगा वो ऊंचा उठेगा और निरंतर और दीर्घकालिक वृद्धि होगी तथा जीवन स्तर एवं मानव विकास सूचकांक में सुधार की स्थिति उत्पन्न होगी। देखिए मानव विकास सूचकांक जो जैसे रिपोर्ट बनता है यहाँ पर कि मानव विकास सूचकांक में भारत इतने नंबर पर है, ये देश इतने नंबर पर, टॉपर ये देश बना है, सबसे पीछे ये देश आया है, तो उसमें भी जो रैंक में गिरावट या बढ़ोतरी, कम वृद्धि देखने को मिलता है। ठीक है ना, जब ये चीज़ें होती हैं तो आर्थिक विकास जो पॉइंट है वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए से हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए जितने भी प्रश्नों को मैंने पहले ही बताया आप लोग को, जितने भी प्रश्नों का डिस्कशन आप लोग के साथ हम कर रहे हैं, ये सभी के सभी जो प्रश्न हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और पूछे गए प्रश्न हैं, और इनके पूछे जाने की संभावना आगे भी पूरी की पूरी बनी हुई है। प्रशासनिक नगर से क्या अभिप्राय है, या प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं, तो चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं।
जब हम लोग बढ़ते हैं एडिशन, देखिए यहाँ प्रशासनिक नगर से क्या तात्पर्य है, तो राष्ट्रों तथा राज्यों की राजधानियाँ जहाँ केंद्रीय सरकार एवं प्रांतीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, उन्हें प्रशासनिक नगर कहते हैं। भाई जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है, सीधा सीधा डिफिनेशन में ही आप लोग को मिल जा रहा है। राजधानियाँ जहाँ केंद्रीय सरकार या प्रांतीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, उसे हम लोग प्रशासनिक नगर बोलते हैं। ठीक है ना, मुख्य रूप से। जैसे देखिए नई दिल्ली क्या हो गया, भारत का हो गया, तो भारत का जो प्रशासनिक नगर कहा जाएगा एक तरीके से, कहाँ क्या है, नई दिल्ली है। भाई अगर किसी भी कैबिनेट मंत्री को देखा जाए, कितने महत्वपूर्ण अगर केंद्रीय ये चीज़ों का संगठन है, किस इस चीज़ का मुख्यालय है, उस चीज़ का मुख्यालय है, सब कहाँ है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो प्रांतीय सरकार के जितने भी प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, वो उसी राष्ट्र के या उसी राज्य की राजधानी में ही बनाए जाते हैं। देखिए जैसे हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया की जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो कहाँ पर है, कैनबरा में है। ठीक है ना, बीजिंग के, चीन की अगर हम लोग बात करें तो चीन का देखिए कहाँ पर है, बीजिंग में है। तो कहने का मतलब क्या है कि राष्ट्रों तथा राज्यों की राजधानियाँ जहाँ पर केंद्रीय सरकार या प्रांतीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, वो निश्चित तौर पर बनाए रहते हैं, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं प्रशासनिक नगर। एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए देखिए, जैसे यहाँ दिल्ली की बात होगी भारतवर्ष के लिए, और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की बात किया गया, देखिए कैनबरा के लिए, बीजिंग की बात किया गया इसके लिए, चीन के लिए। तो ये क्या होते हैं मुख्य रूप से, जैसे राज्यों में भी प्रशासनिक कार्य वाले नगर होते हैं। देखिए राज्यों में भी क्या होते हैं, प्रशासनिक कार्य वाले नगर होते हैं। जैसे हम लोग बात करें, देखिए बिहार की बात हो गई तो पटना हो गया, चेन्नई की बात करें तो तमिलनाडु हो गया। वैसे अगर उत्तर प्रदेश का आप लोगों से पूछा जाए तो लखनऊ हो गया। तो ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या होता है, राज्य के भी यानी प्रशासनिक जो कार्य होते हैं राज्य के भी अपने होते हैं, उनकी भी अपने नगर होते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर राष्ट्र की बात की हम लोग तो दिल्ली की बात की गई, लेकिन जब वही राज्य पर हम लोग आ गए उत्तर प्रदेश, तो हम लोग लखनऊ पर आ गए। पटना की बात की तो बिहार पर चले गए, चेन्नई की बात हुई तो तमिलनाडु पर चले गए। तो निश्चित तौर पर उनका क्या होता है, वहाँ से पहचान बनता है। चलिए इन्हीं प्रश्नों की सीरीज में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रश्न जो है, सतत पोषणी विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। देखिए दोस्तों बात हो रही है सतत पोषणी विकास, बहुत ही सीधा है। सतत पोषणी विकास का अर्थ देखिए, एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। कहने का मतलब क्या है कि वर्तमान का निर्माण करना, लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए। देखिए भविष्य को ध्यान में रखते हुए, आने वाली पीढ़ियों को नहीं, उनके उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की रूपरेखा तैयार करना। जैसे हम लोग पार्टिकुलरली देख रहे हैं कि हम लोग को सड़क परिवहन चाहिए या हम लोग को रोड वगैरह चाहिए, तो रोड वगैरह तो लोग बना रहे हैं, लेकिन रोड वगैरह के साथ साथ पेड़ों को लोग उखाड़ दे रहे थे। तो अब क्या किया जा रहा है, रोडों को तो बना ही रहे हैं, लेकिन उसके किनारे किनारे पेड़ भी लगा रहे हैं लोग। तो कहने का मतलब क्या है कि भविष्य को भी ध्यान में रख के, भाई रोड तो बना दिए, आज का तो ये काम हो गया हमारा वर्तमान में, लेकिन भविष्य हमने खराब कर दिया। तो वर्तमान का विकास करना भविष्य को ध्यान में रखते हुए। ठीक है ना, तो उससे ही हम लोग बोलते हैं सतत पोषणी विकास। और ये बहुत ही पॉपुलर विषय है डिस्कस, बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है ये, सतत पोषणी विकास जो है। और निश्चित तौर पर हर बार का ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न हाईलाइटेड है और पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो इन प्रश्नों को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। बढ़ते हैं अब हम प्रश्नों की सीरीज में। देखिए यहाँ पर 7वें प्रश्न की ओर, प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये हम लोग का प्रश्न संख्या 7 है। कुछ क्षेत्र बहुत अधिक विकसित होते हैं तथा कुछ पिछड़े हुए हैं। देखिए कुछ क्षेत्र क्या है, बहुत ही अधिक विकसित हैं, तो कुछ क्या है, बहुत पिछड़े हुए हैं। तो विकास का यह समान प्रतिरूप जो होता है वो सुनिश्चित करता है कि नियोजन एक स्थानिक परिप्रेक्ष्य अपनाए तथा विकास में प्रादेशिक असंतुलन कम करने के लिए योजना बनाए। इस प्रकार के नियोजन को प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है। कहने का मतलब डिस्कस, नियोजन का मतलब होता है किसी भी चीज़ों के प्रति क्या करना, व्यक्ति को सचेत करना, सतर्क करना और उसे कैसे जागरूक किया जा सके, इस पर कदम उठाना। तो प्रादेशिक नियोजन का मतलब हो गया कि असमान वितरण रहे, कुछ पिछड़े ऐसे स्थानिक तौर पर देखा जाए तो कोई क्षेत्र या कोई राज्य या कोई जिला या कोई कस्बा ऐसा है जो कि प्रशासनिक तौर पर या हर रूपों में देखा जाए तो वो पिछड़ा हुआ है। तो इस असंतुलन, पिछड़ा हुआ है, कोई बहुत विकसित है, तो जो बहुत विकसित है और बहुत कम विकसित है, तो उन दोनों का संतुलन बनाए रखने के लिए, यानी उनका संतुलन सही तरीके से बन जाए, कम करने के लिए क्या होता है, योजनाएँ दी जाती हैं। जैसे कहा गया पार्टिकुलरली, जैसे उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले की बात करें हम लोग और वाराणसी जिले की बात करें, या पार्टिकुलरली कौशाम्बी जिला हो गया या कोई अदर जिले हो गए, जो कम डेवलपमेंट है, तो जो डेवलपमेंट की श्रेणी में जा चुके हैं, अब जो कम डेवलपमेंट है, तो कम डेवलपमेंट जो है वहाँ पर कैसे व्यवस्थाएँ हम लोग बनाएँ कि उनको भी हम लोग डेवलपमेंट की श्रेणी में ले जा सकें। तो उसके लिए जो प्रयास किया जाता है, जैसे जो योजनाएँ बनाई जाती है कि चलिए अब ये योजना मैं इस जगह पर दे रहा हूँ। यानी ये जो शहर हम लोग का ये जिला है, स्मार्ट सिटी में नहीं है, ये स्मार्ट सिटी में है। तो स्मार्ट सिटी में ये तो ऑलरेडी जा चुका है, तो अब ये कैसे पहुँच सकता है? तो उसके प्रति जो कार्य करने का जो नियोजन तैयार किया था, उसे हम लोग प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। ये देश के द्वारा राज्यों के लिए भी होता है अलग-अलग, राज्यों के द्वारा जो जिला के लिए भी होता है, जिला
तो कुछ शहर हो गए, कस्बे हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग भी काम होता है। तो मतलब कहने का मतलब पार्टिकुलरली ये होता है और निश्चित तौर पर ये प्रभावित अवश्य करता है। तो नहीं ऐसे कभी-कभी आता है तो कहते हैं नहीं भैया ये फलाने उसी राज्य पर विशेष काम हो रहा है, यहाँ इस राज्य पर काम नहीं हो रहा है, तो इसके लिए ये बातें होती हैं। देखिए, यहाँ पर क्या होता है महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो इनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो इसके प्राथमिक देखिए उद्देश्य तो क्या होता है? बाढ़ नियंत्रण की बात हो गई, नियोजन जो होता है प्रादेशिक नियोजन के बारे में देखा जाए तो मृदा संरक्षण और बिजली उपलब्ध करवाना था। प्रारंभिक उद्देश्य जो बनाया गया था इनका, वो किसके बेस पर बनाया गया था? यानी कि प्रादेशिक नियोजन जो बनाया गया था प्रारंभ में, तो प्राथमिक उसका उद्देश्य ये था कि बाढ़ को नियंत्रित करना, अगर वो उस प्रदेश में या उस क्षेत्र में आ जाए तो मृदा संरक्षण को कैसे किया जा सके और बिजली उपलब्ध करवाने का महत्वपूर्ण रूप से काम सौंपा गया था। लेकिन क्या जो था बाद में जो बढ़ाया गया, तो टेबी जो हो गया प्रादेशिक नियोजन निर्दिष्ट क्षेत्र में कई अन्य गतिविधियों को शामिल किया गया। बाद में क्या किया गया? देखिए बाढ़ नियंत्रण, मृदा संरक्षण और बिजली उपलब्ध करवाना था। पहले स्टार्टिंग ये काम था। लेकिन बाद में क्या काम किया गया इसमें इन सभी बातों को जोड़ दिया गया। जैसे औद्योगिक विकास को भी ध्यान में रखा गया, वन निर्माण को भी ध्यान में लिया गया, वन्य जीवन संरक्षण को लिया गया, जोड़ा गया इसमें, ठीक है ना? और शहरी नियोजन को भी जोड़ा गया, सड़क और रेल निर्माण को भी जोड़ा गया इसमें, खेती के अच्छे तरीकों को प्रोत्साहन देना और मलेरिया नियंत्रण, ये सभी के सभी जो हैं उनको इसमें जोड़ने का कार्य किया गया। ठीक है डिस्टेंस तो ये महत्वपूर्ण रूप से स्टार्टिंग में तो बातें ऐसी थी, लेकिन मतलब बाढ़ नियंत्रण, मृदा संरक्षण और बिजली उपलब्ध करवाना था। लेकिन बाद में क्या हुआ प्रादेशिक जो व्यवस्थाएँ थी यानी प्रादेशिक नियोजन में क्या करना पड़ा अच्छे तरीके से सब विकास हो सके सभी चीज़ों का, तो खेती के अच्छे तरीकों को प्रोत्साहन देना और मलेरिया को नियंत्रित करना, तो ये सभी सभी कामों को क्या किया गया उसमें जोड़ दिया गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब इन्हीं इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ में अब क्वेश्चन नंबर अपने 8 की ओर। ये भी प्रश्न हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न बहुत ही सीधा है और प्रश्न सीधे-सीधे पूछे भी जाते हैं आप लोग से, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, सीधे प्रश्नों का भी हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। प्रश्न जो हम लोग से पूछा गया है, जल प्रदूषण के प्राकृतिक कारणों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न क्या है? जल प्रदूषण के प्राकृतिक कारणों का उल्लेख कीजिए। देखिए जल प्रदूषण भाई जल प्रदूषण प्रदूषण का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना। प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ने का मतलब हो गया शुद्ध चीज़ों का ना मिलना, शुद्ध जल का ना मिलना, शुद्ध वायु का ना मिलना, शुद्ध मृदा का ना मिलना। तो ये सभी को ही हम लोग कहते हैं प्रदूषण हो गया। ठीक है ना? दूषित हो गया। यानी पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया। तो जल प्रदूषण के स्तर का प्रमुख कारण क्या है? अब जल प्रदूषण की बात हो रही है, तो शुद्ध जल का ना मिलना, ठीक है ना? जल प्रदूषण कहलाता है या दूषित जल का मिलना भी क्या कहलाता है? जल प्रदूषण कहलाता है। अब महत्वपूर्ण रूप से कारण क्या हैं? देखिए, प्रमुख कारण के बारे में पूछा गया है। सीधा-सीधा एकदम आप एकदम मनमानी तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आप लोग का औद्योगिक कूड़ा। भाई ज़ाहिर-सी बात है, उद्योगों से जो पैदा होता है कूड़ा, वो देखिए जल प्रदूषण के लिए ज़िम्मेदार है। कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियाँ भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण रूप से ज़िम्मेदार होती हैं। पानी वगैरह में जैसे मिला देते हैं, खादों वगैरह खेतों वगैरह में दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, उर्वरक दे रहे हैं, कीटनाशक दे रहे हैं, डीडीटी वगैरह का छिड़काव कर रहे हैं, तो कृषि क्षेत्र में अनुचित जो गतिविधियाँ होती हैं, वो भी जल प्रदूषण को निश्चित तौर पर बढ़ाती हैं। देखिए, मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियों के पानी की गुणवत्ता में कमी, सामाजिक और धार्मिक रीति-रिवाज पाई जाती है। ज़ाहिर-सी बात है, सामाजिक और धार्मिक रीति-रिवाज होते हैं कि नहीं तो हमने ये चीज़ डालना है, जैसे कि हम लोग पार्टिकुलरली अगर गंगा रिवर की बात करें, गंगा माता रिवर के बाद माता कहा था, लेकिन फिर भी देखिए कितनी मतलब चीज़ें होती हैं, उस तरीके से सफाई वगैरह नहीं भई कितनी योजनाएँ आती हैं, कितनी व्यवस्थाएँ आती हैं। यानी देखो कहावत आप लोग बहुत पहले सुने थे कि जो नदियों को केवल नदी मानते हैं, वहाँ की नदियों को देखिए और जो नदियों को माता मानते हैं, वहाँ की नदियों को देखिए, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। यानी धार्मिक रीति-रिवाज भी देखिए इसके पीछे कहीं न कहीं से ज़िम्मेदार होते हैं। पानी में देखिए शव बहाने की बात जो होती है, नहाने की बात होती है, कचरा फेंकने की बात होती है, जहाज़ों से होने वाले तेल का रिसाव, ये सभी के सभी जो होते हैं वो जल प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण रूप से ये लोग कारण बनते हैं, जो कि जल को प्रदूषित करते हैं, ठीक है? और निश्चित तौर पर ये जब प्रदूषण होता है तो ये इसका प्रभाव बड़े पैमाने पर लोगों को भी देखने को या देखने झेलना पड़ता है। चलिए अब इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग आ गए हैं 9वें प्रश्न की ओर। जैसे देखिए 9वां हम लोग का प्रश्न क्या है? नाभिकीय ऊर्जा क्या है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है? देखिए कुछ परमाणुओं के नाभिक में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा संचित रहती है। इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। देखिए नाभिकीय ऊर्जा का मतलब अगर देखा जाए तो नाभिकीय विखंडन एक प्रोसेस होता है। ये जो था तो 92 जैसे यूरेनियम होता है ना 92 यूरेनियम 235 जो होता है 92 यूरेनियम 235 235 जो होता है तो इसका विघटन होता है विखंडन होता है। तो विखंडन में क्या होता है अपार ऊर्जा निकलती है। यानी नाभिक की ऐसी क्रियाशीलता होती है जिसमें ऐसा न्यूक्लियस के उसमें बहुत सारे एनर्जी यानी बड़े पैमाने पर एनर्जी का उत्पादन होता है। तो उसे ही हम लोग बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। ये देखिए मुख्य रूप से नाभिकीय ऊर्जा के लिए अगर देखा जाए तो नाभिकीय विखंडन जो होता है ये इसके लिए महत्वपूर्ण रूप से ज़िम्मेदार
देखिए यहाँ पर जब बातें होती हैं इसमें, तो यहाँ पर मुख्य रूप से इस बात को याद रखिएगा, इस ऊर्जा में क्या होता है, दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो मुक्त नहीं होती है। देखिए इस ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त नहीं होती है, अर्थात नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग करने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ती है। तो नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग करने से देखा जाए तो पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ती, यानी CO2 का जो स्तर होता है वो बढ़ता नहीं है। तो नाभिकीय विखंडन ये जो प्रक्रिया होती है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जो प्रश्न संख्या हम लोग का 10 है डिस्टेंस, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखा जाए प्रश्न क्या है, पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ का प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 पल्ली बस्ती। तो पल्ली बस्ती क्या होता है, इसको परिभाषित करना है। देखिए डिस्टेंस यहाँ बात हो रही है पल्ली बस्तियों से, पल्ली बस्तियाँ क्या होती हैं। देखिए इन ऐसी बस्तियाँ यानी उन बस्तियों से है जो भौतिक रूप से अनेक इकाइयों में बढ़ जाती है, लेकिन उन सभी इकाइयों का नाम एक ही रहता है। ठीक है, अनेक रूप से क्या होता है, अनेक इकाइयाँ बटी रहती हैं, लेकिन उन अनेक इकाइयों का नाम क्या होता है, ये सभी इकाइयों का नाम एक ही रहता है। ऐसी इकाइयों को देश के अलग अलग भागों में स्थानीय नाम से जाना जाता है। देखिए वो बात करें अगर हम लोग पार्टिकुलरली अगर देखा जाए तो उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो उदाहरण से और ये अच्छे से क्लियर होगा। देखिए जब बातें होती हैं यहाँ पर तो जैसे कुछ पल्ली जो बस्तियाँ के स्थानीय नाम हैं, जैसे पन्ना हो गया, पांडा हो गया, नंगला हो गया, ढाड़ी हो गया, पाली आदि। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, स्थायी नाम से जाना जाता है इनको अलग-अलग। तो लेकिन सभी इकाइयों का नाम एक ही रहता है, भौतिक रूप से अनेक इकाइयों में बढ़ जाती है, लेकिन सभी इकाइयों का नाम एक ही रहता है। जैसे इकाइयों का अलग-अलग नाम देखा जाए, मैंने यहाँ पहले बताया पन्ना, पांडा, नंगला, ढाड़ी और पाली। तो इस रूप में क्या होता है, ये सभी बस्तियों को हम लोग पल्ली बस्ती बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। आज के इस सेशन का आज का यह महत्वपूर्ण सेशन आप लोग को कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो ये महत्वपूर्ण डिस्कशंस मैंने जो लेक्चर दिया है, इसका आप वीडियो वगैरह भी आप लोग को मिल जाएगा। 950 690 690 छोटा सा एक नंबर है आप लोग को, 950 690। ठीक है, और यहाँ पर हो गया आप लोग का 285। ठीक है, 285 और 7। तो यही एक सिंपल नंबर डिस्टेंस 950 690 287। तो इस नंबर का खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी इस नंबर से लाभान्वित कीजिए और दूर तक फैला दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ। देखिए डिस्टेंस ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का तो चैनल है, लेकिन मुख्य रूप से जो इस पर कंटेंट तैयार कराए जाते हैं वो उत्तर प्रदेश बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। देखिए MP बोर्ड का टाइम टेबल भी आ गया आप लोग का, उत्तराखंड बोर्ड के जो बच्चे हो गए और राजस्थान बोर्ड के बच्चे जो हो गए, उसके साथ ही साथ MP बोर्ड के हो गए और तो डिस्टेंस यहाँ झारखंड बोर्ड के बच्चे हो गए। तो उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ जो 5 7 8 राज्य हैं जो लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश, तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रूप से कंटेंट तैयार कराए जाते हैं। ऑडियंस जो कंटेंट बनता है आप लोगों के लिए वो CRD बेस पर बनता है। जो सिलेबस जानिए आप लोग कैसा हो चुका है और 30% जो रेड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये प्रश्नों की सीरीज बनाई जा रही है। तो इसे खुद दूर तक फैलाइए और उससे खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित कीजिए, क्योंकि याद रखिएगा लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाना, न कि गानों का रिमिक्स बजाना। तो यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। आपने 8 से 10 महीने तक पढ़ाई कैसे की है ये कोई मायने नहीं रखता है। आप यदि 2 महीने ज़बरदस्त मेहनत कर ली अगर आप डीजे सर चैनल के साथ मिलकर, तो आपको गिरी हालत में 80% जाने से कोई नहीं रोक सकता है। 80 85 प्लस, और अगर और भी थोड़ा सा पहले से आप अगर पढ़ते आए तो 90 95 क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता और आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये सभी का हक है, ठीक है, और सभी का हक है कि वो अपने लिए बेहतर करे और बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी अलग पहचान बना सकें। तो डिस्टेंस अपनी अलग पहचान बनाने के लिए इस चैनल से ज़रूर जुड़ें और लोगों को भी इस चैनल से ज़रूर जोड़िए, क्योंकि डीजे सर चैनल को एक दिन हम लोग को ब्रॉड बनाना है। बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी को हुई नहीं, और भी बड़े स्तर पर इसको हम लोग को लेकर जाना है, जो आप लोगों के सहयोग से ही पॉसिबल हो पाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस चैनल का खुद भी लाभ उठाइए, लोगों को भी लाभान्वित जरूर कीजिए।